तो जनरली भारतीय मेडिटेशन जो है वो उल्टी प्रक्रिया है वाले, कि आप मेंटली पहले रिलैक्स हो जाओ और मेंटली के साथ में आप फिजिकली रिलैक्स हो ही जाओ। तो रिलैक्स करने तक तो ठीक है, वहां भी कंसंट्रेशन का उपयोग किया जाता है। हर मेडिटेशन में, हर सम्मोहन में, हर रिलैक्सेशन में कंसंट्रेशन का उपयोग तो किया ही जाता है। अब किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन करना, इसके लिए अलग-अलग टेक्निक्स हो सकते हैं। जैसे सम्मोहन में हम आवाज पर कंसंट्रेट करते हैं, जो रिकॉर्डिंग की आवाज है उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जब रिकॉर्डिंग उपयोग नहीं करते तो विचार की प्रक्रिया पर, जो यानी हम सजेशन अपने आप को देना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रक्रियाओं में मेडिटेशन के, विपश्यना जैसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन भी कुछ प्रक्रिया है, सांसों पर कंसंट्रेट करती है। तो उसी में से एक बार कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हुआ कि उसके बाद में जिस ढंग का रिलैक्सेशन हमको प्राप्त होता है, उसी के आधार पर शून्य विचार अवस्था की बात आगे बढ़ी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। डीएन गायकवाड़ कोपरगांव से इनका सवाल है, अभी वो कोर्स कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस जो हमारा है वो क्या होता है और शून्य विचार अवस्था क्या आ सकती है? ये दो सवाल उन्होंने पूछे। हम हमारे माइंड के जो दो हिस्से करते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, पहले तीन किए जाते थे, आजकल दो ही किए जाते हैं। कॉन्शियस यानी जिसके बारे में हमें पता है, हम अवेयर हैं, ऐसी जो चीज है वो सबकॉन्शियस। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, इसके बारे में मैं अवेयर हूं, तो ये मेरी कॉन्शियस एक्टिविटी। आप अभी अपने जो भी साधन होंगे, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, उसके आगे बैठे हो और सुन रहे हो, इसके बारे में आपको अवेयरनेस है, ये भी आपकी कॉन्शियस एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी के बारे में हमें अवेयरनेस है, एहसास है, उसको कॉन्शियस का हिस्सा हम मानते हैं। जिस एक्टिविटी के बारे में हमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सबकॉन्शियस की एक्टिविटी है, ऐसा माना जाता है। मैं आपके साथ में बोल रहा हूं, इसके साथ में ही मेरी सांस चल रही है, यानी मेरा रेस्पिरेशन शुरू है, मेरा ब्लड प्रेशर शुरू है, ब्लड फ्लो शुरू है, मेरी कई शारीरिक क्रियाएं शुरू है, उसके बारे में मुझे एहसास नहीं। इसका मतलब मैं सांस नहीं ले रहा हूं क्या? हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जब तक हमें कोई दिक्कत निर्माण नहीं होती उसका एहसास भी नहीं होता। और हमारे शरीर में जो रक्ताभिसरण चल रहा है, ब्लड इधर से उधर फ्लो हो रहा है, इसके बारे में जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ता नहीं है या फिर एकदम नीचे नहीं गिरता है, तब तक हमको पता भी नहीं होता है। तो ये शारीरिक क्रियाएं जो सबकॉन्शियस लेवल से चलती है, ऐसा हम मानते हैं। अभी मैं आपके साथ में बोल रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये कॉन्शियस प्रक्रिया। लेकिन जवाब देने के लिए जो चीजें मैं अपने जिंदगी से उठा रहा हूं, वो मेरे सबकॉन्शियस में जगह जगह पड़ी है। मेरी मेमोरी सबकॉन्शियस में होती है, वहां से बोलते बोलते मैं कुछ चीजें उठाकर आपके साथ बात कर रहा हूं, उसके बारे में मुझे अवेयरनेस होता ही है, ऐसा नहीं। जैसे इसके पहले के सवाल के जवाब में जवाब देते देते मैंने अशोक बंग का नाम लिया, बहुत पुराना अनुभव है, मेरे उम्र के 19-20 साल का अनुभव। जब मैं 19-20 साल का था, यानी 50 साल पहले का अनुभव है। वो अनुभव कहीं तो भी मेरे दिमाग में होगा। तो अब सबकॉन्शियस से हम चीजों को उठाते भी। तो जिन चीजों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, उसको हम सबकॉन्शियस की एक्टिविटी कहते हैं। जिन चीजों के बारे में हमें अवेयरनेस है, उसको हम कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी कहते हैं। सबकॉन्शियस में हमेशा रात दिन हमारे विचार शुरू रहते हैं।
अलग अलग एक्टिविटीज भी शुरू रहती है, उन विचारों में हम भटकते रहते, हमारा दिमाग कभी खाली नहीं होता। हालांकि विचार करने की जो प्रक्रिया है वो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, लेकिन विचारों में भटकना ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस चलते रहता है लगातार। कई बार हमको अवेयर ही नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होता है कि हम विचारों में भटक रहे हैं, लगातार विचार कर रहे हैं। कभी कभी विचार करते करते वो उसका रूपांतरण हमारे चेहरों पर भी आ जाता है, ऐसा करता तो वैसा करता, वैसा करता, ऐसा ऐसा सब ऐसा, यानी पूरे एक्शन में आ जाता है। ये सामने वाले को पता चलता है लेकिन हमको नहीं पता चलता है, इतने हम उसमें एनग्रॉस होते हैं। इस पर कंट्रोल लाने के लिए सम्मोहन प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया, रिलैक्सेशन जैसी प्रक्रिया बहुत सुंदर उपयोग करती है। और इसलिए हम अपना माइंड रिलैक्स करते हैं, तो दोनों तरीके से उसको रिलैक्स करना चाहते हैं, एक मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए हम जो सम्मोहन में शुरुआत करते हैं फिजिकली, और फिजिकली रिलैक्स होते होते हम मेंटली रिलैक्स होना शुरू होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जब करते हैं किसी भी बात पर, तो कंसंट्रेशन करने की प्रक्रिया में ही हम रिलैक्स होना शुरू होते हैं। और इसलिए फिजिकल कंसंट्रेशन आसान होता है, क्योंकि हमारी मसल्स शरीर की हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। मेरा ब्लड प्रेशर मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, मेरी मसल्स मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में है। तो ये कॉन्शियस कंट्रोल में होने के कारण हम उस ढंग से प्रयास करते हैं। ये करने के प्रयास में हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो। कैसा होगा? तो कंसंट्रेशन के द्वारा। हम कंसंट्रेशन जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा हमारा माइंड रिलैक्स होगा, उसमें बाकी विचार ज्यादा नहीं आएंगे, केवल यही विचार रहेगा जिस पर हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस अवस्था में हम जाएंगे। इसका कई हजारों सालों से इंसान अभ्यास कर रहा है। इसको आध्यात्मिक प्रक्रियाएं कहते हैं। हर धर्म में ये आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, एक भी धर्म इसके लिए अपवाद नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये धर्म 2500 साल क्यों टिके। यहूदी धर्म अगर बुद्ध धर्म के पहले का ऐसा मान ले तो ज्यादा, 2500 से ज्यादा, 2500 साल, 3000 साल, ये धर्म क्यों टिके इतने सालों तक? तो मेरा ये मानना है कि इसके साथ में जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जुड़ी है, और इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का इंसानों को जो फायदा मिलते गया, इस कारण ये धर्म इतने सालों तक टिक पाए। इसका बहुत बड़ा इसमें योगदान। तो उसमें ये कंसंट्रेशन करने की प्रक्रियाएं अलग अलग ढंग से विकसित हुई। फिजिकल से मेंटल तक जाने की प्रक्रियाएं भी हैं, और मेंटल से फिजिकल तक, यानी पहले मेंटली रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद में फिजिकली अपने आप रिलैक्स हो जाओगे, ये भी प्रक्रिया। तो जनरली भारतीय मेडिटेशन जो है वो उल्टी प्रक्रिया है वाले, कि आप मेंटली पहले रिलैक्स हो जाओ और मेंटली के साथ में आप फिजिकली रिलैक्स हो ही जाओ। तो रिलैक्स करने तक तो ठीक है, वहां भी कंसंट्रेशन का उपयोग किया जाता है। हर मेडिटेशन में, हर सम्मोहन में, हर रिलैक्सेशन में कंसंट्रेशन का उपयोग तो किया ही जाता है। अब किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन करना, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं। जैसे सम्मोहन में हम आवाज पर कंसंट्रेट करते हैं, जो रिकॉर्डिंग की आवाज है उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जब रिकॉर्डिंग उपयोग नहीं करते तो विचार की प्रक्रिया पर, जो यानी हम सजेशन अपने आप को देना चाहते हैं, उस पर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रक्रियाओं में मेडिटेशन के, विपश्यना जैसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन भी कुछ प्रक्रियाएं सांसों पर कंसंट्रेट करती है। तो उसी में से एक बार कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हुआ कि उसके बाद में जिस ढंग का रिलैक्सेशन हमको प्राप्त होता है, उसी के आधार पर शून्य विचार अवस्था की बात आगे बढ़ी, क्योंकि इंसान इसका अनुभव कभी ना कभी लेता है। खास कर जब सेक्स में उसको
ऑर्गेज्म प्राप्त होता है, लैंगिक तृप्ति प्राप्त होती है, तब कुछ क्षणों के लिए वह शून्य विचार अवस्था का एक अनुभव लेता है और उसको इस शून्य विचार अवस्था का बड़ा आकर्षण लगता है। इसलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटी में ऑर्गेज्म के समय में जो अवस्था हमें प्राप्त होती है कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, वही शून्य विचार अवस्था मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये प्रयास काफी लोग करते आए और ये आदर्श बन चुका है कि हमें शून्य विचार अवस्था प्राप्त करनी है। मेरा मेडिटेशन से बहुत नजदीक का संबंध रहा। विनोबा जी खुद एक बहुत बड़े योगी थे। उनके आश्रम में मेडिटेशन चलता था। कई बाबाओं से भी मेडिटेशन मैंने सीखने का प्रयास किया है और उसके बाद में जो मेडिटेशन अच्छे होते हैं वो तो अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास किया है। मुझे कभी भी उसमें शून्य विचार अवस्था प्राप्त नहीं, तो मुझे बहुत उसका आकर्षण। कई लोग बोलते थे उसके लिए बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है, फिर गए जन्म का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कई जन्मों की तपश्चर्या के बाद में सही माने में हमको शून्य विचार अवस्था प्राप्त होती है। जब मैं आगे चलकर रैशनल बना, कई लोगों से बात करते गया, तो ये शून्य विचार अवस्था एक काल्पनिक अवस्था, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ समय के लिए वो प्राप्त हो सकती, लेकिन वो दीर्घ समय के लिए, यानी समाधि में बैठे हो 2-4 घंटे के लिए प्राप्त हुई है अगर कोई कहता है, तो इसके अनुभव सिद्ध प्रमाण नहीं। साइंस की एक विशेषता है, ये सम्मोहन विज्ञान जो डेवलप हुआ, ये केवल क्रिश्चियनिटी का अभ्यास कर कर नहीं डेवलप हुआ। यानी ये जिस परिसर में डेवलप हुआ उसको तो क्रिश्चियनिटी का अभ्यास था ही, फिर हिब्रूइज्म का भी अभ्यास था, यानी जिसको हम कहते हैं ज्यू धर्म, फिर मुस्लिम धर्म का भी अभ्यास था। इनमें से कई लोग भारत के मेडिटेशंस के प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उसमें से काफी चीजें विकसित की गई है। तो दुनिया में जितने भी प्रधान धर्म हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ये सभी धर्मों के मेडिटेशंस का अभ्यास कर कर ही सम्मोहन शास्त्र आज का विकसित हुआ और उसके ध्यान में आया ये प्रयोगशील होने के कारण ये मेडिकल साइंस के साथ में चलते हैं, इसके अनुसंधान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में चलते हैं, रेगुलर उसमें संशोधन होते हैं, रिसर्च होते हैं। तो तब ध्यान में आया कि ये जो है शून्य विचार अवस्था, नो थॉट अवस्था, ये करीबन इम्पॉसिबल अवस्था है और विज्ञान की ये विशेषता होती है कि नो थॉट अवस्था और शून्य विचार अवस्था, अगर ये करीबन इम्पॉसिबल की अवस्था है तो उसके पीछे लगने में कोई मतलब नहीं। तो मैक्सिमम रिलैक्सेशन की अवस्था कौन सी है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन की, मैक्सिमम नैरो कंसंट्रेशन, एक ही बात पर कंसंट्रेशन हो, तो उसको प्राधान्य। कोर्स में सिखाते वक्त समय कम रहता है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इसमें जा नहीं सकता। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरे हाथ में समय है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से यह बात आपके सामने रखी। नो थॉट अवस्था नाम की वास्तविकता हमारे जीवन में होती है, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए, उसी का हम विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन ये विस्तार सक्सेस होता है इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। इसलिए शून्य विचार अवस्था होती है क्या निर्माण? इसका जवाब हाँ, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए। इसलिए उसके पीछे न लगते हुए
आदर्श वो रह सकता है हमारे सामने, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की अवस्था निर्माण करने का हम प्रयास करते जाए, ये बेहतर होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।